बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सैद रिहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद उसैद। आज से 2 दिन पहले हमने डाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया और खुराक जो हमने ओरल कैविटी से इनटेक की या उसकी इंजेक्शन की, बच्चों वो स्टमक से होते हुए लास्ट टाइम हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुजरी और स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम जो कि अब्जॉर्प्शन के हवाले से बहुत मशहूर है उधर आ गई थी। इलियम के बारे में 2 बातें जान लेनी चाहिए। पहले, इलियम जो है इट इज लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इट कंप्राइजेज ऑफ लोअर 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो उसका टोटल एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो इसी लास्ट पार्ट की है जिसको हम इलियम कहते हैं। इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 3.5 मीटर होती है एंड इट कंप्राइजेस लोअर 3/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इधर हमारे पास खुराक आ गई। मोस्टली अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन इलियम, ज्यादातर फूड कंपोनेंट्स की जो अब्जॉर्प्शन है वो इलियम के अंदर होती है और यही वो पार्ट है जहां पर डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का जो अमल था वो मुकम्मल हो जाएगा, फूड की डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन का। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा बच्चों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली अब्जॉर्प्शन इस पार्ट में होती है जिसका नाम है इलियम। इलियम इलियम को आज हम पढ़ेंगे। 3.5 मीटर लॉन्ग है एंड लोअर 3/5 होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। अगली चीज पढ़ेंगे, नियरली ऑल अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन इलियम। तो ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन जो होती है फूड की, फूड के कंपोनेंट्स की, वो इलियम के अंदर हो जाती है। जो बाकी रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके हो जाती है। उसके बाद बच्चों अगर मैं इलियम की बात करूं तो इलियम के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, यानी कि उंगली नुमा उभार से हैं इलियम के अंदर। इन उभार को हम कहते हैं विलाय, यानी कि ये जो मैंने एक पूरा इधर बनाया है, ये पूरा अगर आप इसको जूम करके देखें, ये क्या है, विलाय। इस सारे को हम कहते हैं विलाय। और विलाय जो होता है इसको कवर किया होता है एपिथेलियल सेल्स ने। ये जो मैंने रेड में बनाए हैं ना, ये एपिथेलियल सेल्स हैं और ये जो रेड डॉट है ये इनका न्यूक्लियस है। किनका, एपिथेलियल सेल्स का। बच्चों इन एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी आपको उभार दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एपिथेलियल सेल बनाऊं ऐसे करके, तो ये इसके ऊपर भी ना आपको ये वाले जो हैं उभार दिख रहे होंगे। इन उभारों को हम कहते हैं माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर्स। माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर्स। बच्चों ये जो विलाई है ना, ये जो विलाई है, इसकी जो लेंथ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, इसकी लेंथ 0.5 to 1.5 मिलीमीटर। कितनी, 0.5 to 1.5 मिलीमीटर। ये विलाई है। विलाई को कवर किया है एपिथेलियल सेल्स ने। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर ब्रश लाइक बॉर्डर थे जिनको हमने ब्रश बॉर्डर्स या माइक्रोविलाई का। माइक्रोविलाई और इस विलाई की वजह से क्या हुआ, जो अब्जॉर्प्शन का एरिया था, सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो इंक्रीज हो गया। किसकी वजह से, विलाई की वजह से और माइक्रोविलाई की वजह से अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। अच्छा बच्चों होगा क्या, अब्जॉर्प्शन कैसे होगी ये तो हम देखते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं। ये जो विलाई है ना, गौर से देखना है, इसके ऊपर एक एपिथेलियल सेल्स की लेयर है। एपिथेलियल सेल्स की लेयर के अंदर ये जो ब्लैक सा आप देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक ब्लैक सी प्रोजेक्शन जो है इसको हम कहते हैं लैक्टील। लैक्टील क्या होता है, लैक्टील बेसिकली कैपिलरी है किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी को लैक्टील कहा जाता है। ये है बच्चों लैक्टील। लैक्टील को सराउंड किया हुआ है किसने, ब्लड कैपिलरीज ने। ये जो मैंने रेड और ब्लू सी बनाई है जो आपस में बीच में इंटरकनेक्टेड भी हैं, इन्होंने किसको सराउंड किया हुआ है, लैक्टील को। क्यों सराउंड किया हुआ है, अब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि ब्लड में फूड के कंपोनेंट्स की अब्जॉर्प्शन करवाई जा सके। अच्छा
इसके अलावा नीचे को भी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नीचे को भी। ये क्या है बच्चों, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में ना स्टोरी ये है कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, ये टाइम टू टाइम शेड होते रहते हैं। यानी कि ये एपिथेलियल सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे हमारे बाल नहीं झड़ते, वैसे ये एपिथेलियल सेल्स भी झड़ते रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो नए एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इधर फॉर्म होते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ना, ये हकीकतन एपिथेलियल सेल्स ही हैं जो ये इसके अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने क्रिप्स का नाम दिया। क्रिप्स कौन सी जगह है? ये वो जगह है वेयर न्यू एपिथेलियल सेल्स अराइज, जहां पर नए एपिथेलियल सेल्स बनेंगे। और एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये कौन से एपिथेलियम से बने होते हैं? ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम होते हैं। कौन से एपिथेलियम होते हैं? सिंपल कलमनर एपिथेलियम। ये भी आपने याद रखनी है कि स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं है, ये कलमनर एपिथेलियम है। अच्छा बच्चों, ये तो हमने विलाई का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा कि ये था क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि अब्जॉर्प्शन होती कैसे है। अब्जॉर्प्शन बच्चों बेसिकली ऐसे होती है कि जो सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स और इसके अलावा स्मॉल फैटी एसिड्स होंगे, इसके अलावा स्मॉल एफ ए का मतलब फैटी एसिड्स, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स एंड स्मॉल फैटी एसिड्स, दे आर अब्सॉर्ब्ड इनटू कैपिलरीज। कौन सी कैपिलरी में बच्चों? सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और स्मॉल फैटी एसिड्स ये इधर से डायरेक्टली लैक्टील के अंदर आ जाते हैं। लैक्टील के अंदर आ जाते हैं। लैक्टील से ये डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं। कैपिलरीज से ये तीन कंपोनेंट्स हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर आएंगे। उस हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ये वेन के जरिए जाएंगे लिवर के अंदर। हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए किसके अंदर जाएंगे? लिवर के अंदर। लिवर के अंदर जाके क्या होगा? लिवर के अंदर जाके दो चीजें हो सकती हैं। या तो लिवर इनको भेज देगा ब्लड के अंदर ताकि वो पूरे जिस्म में जा सके, और अमाइनो एसिड्स जो कि मोनोमर्स हैं वो एक पॉलीमर यानी कि प्रोटीन बना सके। और दूसरी चीज, या लिवर इनकी मॉडिफिकेशन कर देगा, किनकी? अमाइनो एसिड्स की। और सिंपल शुगर का लिवर क्या करेगा? अगर तो वो नॉन ग्लूकोज शुगर है, नॉन ग्लूकोज शुगर, तो लिवर जो है उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर वो माल्टोज है, सुक्रोज है या लैक्टोज है, तो लिवर उनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जो स्मॉल फैटी एसिड्स होंगे लिवर उनको स्टोर कर लेगा। ये बात आपने याद रखनी है। या लिवर उनको स्टोर कर लेगा या उनको भी ब्लड के अंदर भेज देगा और सेल्स के अंदर भेज देगा ताकि उनकी क्या हो सके? उनकी यूटिलाइजेशन हो सके वहां। अच्छा बच्चों, ये तो पहला केस था सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और स्मॉल फैटी एसिड के लिए। अब हमारे पास यहां पर इलियम के अंदर लिपिड्स और कुछ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स भी मौजूद हैं, लार्ज फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। क्या मौजूद है? लिपिड्स और लार्ज फैटी एसिड्स। उनका क्या करना है? तो बच्चों जो लिपिड्स और लार्ज फैटी एसिड्स होंगे उनको ये एपिथेलियम सेल्स अब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि फैटी एसिड्स और ये ग्लिसरॉल। ये मैंने प्लस का साइन बनाया हुआ है, यानी कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों आपस में मिलेंगे और ये एपिथेलियम सेल्स के अंदर आएंगे। जब ये एपिथेलियम सेल्स के अंदर आ गए तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलके ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना देंगे, जिनको हमने न्यूट्रल लिपिड्स भी कहा था बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। क्या बनाएंगे? फैटी एसिड्स मिले ग्लिसरॉल के साथ और इधर आके इन्होंने टीसीए बना दिया। टीसीए का मतलब ट्राई एसाइल, टीएसी बना दिया। टीएसी का मतलब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा बच्चों, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बन गया इधर हमारे पास जैसे ही ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इधर आए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इससे आगे क्या होगा बच्चों? इससे आगे ये होगा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं यहां पर ये हमारे पास ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो था ये डिफ्यूजन के जरिए इस लैक्टेल के अंदर चला जाएगा, जिसको मैंने कहा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी है। ये इस लैक्टेल के अंदर चला जाएगा। इस लैक्टेल के अंदर क्या होगा? जैसे ही ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इस लैक्टेल के अंदर गया तो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल किसके साथ मिला? ये वापस फैट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल वापस फैट के अंदर कन्वर्ट हो गया। वो जो फैट था वो प्रोटीन के साथ मिला और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिला और इन्होंने क्या बनाया? काइलोमाइक्रोन्स।
छोटे छोटे से ग्लोब्यूल्स बना दिए जिनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। दोबारा बताता हूं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बना था एपिथेलियल सेल्स के अंदर, वो लैक्टेज के अंदर आया। उस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ने अपने आप को फैट के अंदर कन्वर्ट किया और वो फैट मिला प्रोटीन के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ। तकरीबन 99% प्रोटीन होता है और 1% कोलेस्ट्रॉल होता है। ये मिलके सारा कुछ मिलके स्मॉल ग्लोब्यूल्स बन गए जिनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स। आम लफ्जों में इनको लिपोप्रोटीन्स भी कहा जाता है। क्या? लिपोप्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। यहां पर हमारे पास बन गया लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होगा बच्चों? ये लिपोप्रोटीन यहां से लिम्फेटिक सिस्टम में जाता हुआ, क्योंकि ये लैक्टेज था जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरी है, तो लिपोप्रोटीन या काइलोमाइक्रॉन्स जो होंगे वो लिम्फेटिक सिस्टम से गुजरते हुए थोरैसिक डक्ट की तरफ जाएंगे और थोरैसिक डक्ट से ये बाहर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे वापस, यानी कि थोरैसिक डक्ट से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ गए। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब वापस आए तो ब्लड में क्या हुआ? कुछ सेल्स थे जिन्होंने क्या किया, जो ब्लड प्लाज्मा एंजाइम था, और से बात सुननी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब ये काइलोमाइक्रॉन्स आए, कुछ हमारे पास प्लाज्मा के एंजाइम थे, ब्लड प्लाज्मा एंजाइम थे, जिन्होंने इन काइलोमाइक्रॉन्स को हाइड्रोलाइज किया, इनको ब्रेक डाउन किया, और जो लिपिड्स थे वो सेल ने अपने पास ले लिए ताकि वो उनको रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर सकें या उनको स्टोर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो वो लीवर के सेल हैं या मसल के सेल हैं तो वो उस लिपिड को स्टोर कर लेंगे, मगर अगर वो कोई और सेल है तो वो उसको रेस्पिरेशन के अंदर लिपिड को इस्तेमाल कर लेगा। यहां पे हमारे पास लिपिड भी यूटिलाइज हो गए। अच्छा बच्चों, दूसरी कहानी यही मैंने लिखी हुई है कि लिपिड्स जो है वो अब्सॉर्ब करेंगे एपिथेलियल सेल्स, फिर ये रिकंबाइंड इनटू फैट्स, और फिर फैट्स, प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल मिलके काइलोमाइक्रॉन्स बनाएंगे। काइलोमाइक्रॉन्स हमारे पास दो तरह के होंगे, दो तरह के काइलोमाइक्रॉन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स HDL। अगर तो हमारे पास जो काइलोमाइक्रॉन्स या लिपोप्रोटीन्स बने हैं उनके अंदर जो लिपिड की क्वांटिटी है वो हाई हो, लिपिड की क्वांटिटी हाई हो, तो उनकी डेंसिटी लो होगी और उनको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहेंगे। मगर जो काइलोमाइक्रॉन्स हमारे पास बने हैं, अगर तो उनमें प्रोटीन की अमाउंट हाई हो तो उनको हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहेंगे, क्योंकि हाई प्रोटीन की अमाउंट की वजह से उनकी डेंसिटी हाई हो गई। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा बच्चों, पास इनटू ब्लड स्ट्रीम हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्लड प्लाज्मा एंजाइम। ये काइलोमाइक्रॉन थे जिनको ब्लड के अंदर पास कर दिया और ब्लड प्लाज्मा एंजाइम ने उनकी हाइड्रोलिसिस की, उनकी तोड़फोड़ की और उसके बाद वो रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज हो गई। यहां पर हमारे पास अब्जॉर्प्शन कंप्लीट होगी। अच्छा बच्चों, अब्जॉर्प्शन जब हमारे पास कंप्लीट हुई तो खुराक ने अब आगे जाना था। आगे वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन और इलियम के दरमियान, उनकी जंक्शन के दरमियान जिस जगह पे दोनों जुड़ती हैं वहां पर एक स्फिंक्टर या वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं इलियोसीलिक स्फिंक्टर या इलियोकोलिक स्फिंक्टर। इलियोसीलिक या इलियोकोलिक स्फिंक्टर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम। सीकम और इलियम के जंक्शन पे होता है ये, या इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे जो स्फिंक्टर होता है उसको इलियोसीलिक या इलियोकोलिक स्फिंक्टर कहते हैं, जो टाइम टू टाइम ओपन होता है ताकि खुराक को इलियम से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेजा जाए। सो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी का लास्ट पार्ट है। यहां पर वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्जॉर्प्शन होती है। इसके अलावा फूड की अब्जॉर्प्शन होगी मुकम्मल हमारे पास पूरी, हमने सिर्फ वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की अब्जॉर्प्शन करनी है। वो कैसे होगी? सबसे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा सा देख लें कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन जब शुरू होता है ना, वहां पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक तरफ से बंद होता है, एक तरफ से बंद होता है और दूसरी तरफ से खुला होता है। इसको हम कहते हैं सीकम। सीकम कप लाइक सैक है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉलन। कॉलन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का लार्जेस्ट पार्ट है और इसकी जो लंबाई होगी
वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 1.8 मीटर होगी। किसकी? कॉलम। कॉलम के तीन पार्ट लिखे हैं पीटीबी ने, 4 पार्ट लिखे हैं फेडरल ने। तो आपने जो पेपर आपको आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने जवाब देना है। अगर तो आप पंजाब से ताल्लुक रखते हैं तो आपने 3 ही याद करने हैं, मगर अगर फेडरल से ताल्लुक रखते हैं आपने 4 याद करने हैं। कौन सी है? असेंडिंग कॉलम, जहां से खुराक ऊपर को जा रही है, ट्रांसवर्स कॉलम, जहां से खुराक ट्रांसवर्स में जा रही है, और डिसेंडिंग कॉलम, जहां से खुराक नीचे आ रही है। इसके अलावा चौथा पार्ट है सिग्मोइड कॉलम, ये पीटीबी ने मेंशन नहीं किया, एंड रेक्टम एंड देन एनस थ्रू व्हिच फीसेस एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा बच्चों, ये था हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। बच्चों सीकम के एक एंड पे, ये सीकम इसका एक एंड, इसके एक एंड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगली नुमा एक प्रोजेक्शन या उभार होगा जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स ये वर्मी फॉर्म है, यानी कि या इसको हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। ये हमारे आबाओ अजदाद के अंदर काम करता था और कच्ची सब्जियों को डाइजेस्ट करता था। हमारे अंदर इसका कोई फंक्शन नहीं। बच्चों अपेंडिक्स बाज़ औक़ात खुराक से भर जाता है। जब खुराक इधर से आती है इलियोकोरिक स्फिंक्टर के जरिए सीकम के अंदर, तो बाज़ औक़ात वो अपेंडिक्स के अंदर भी चली जाती है। जब ये खुराक से भर जाए तो ये फट भी सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर तो अपेंडिक्स खुराक की वजह से भर गया यानी कि सूज गया, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। आपने एक वर्ड नोट करना है, TIS, टिस, TIS, टिस। जिस भी डिजीज के अंदर TIS का, टिस का वर्ड एंड पे आएगा उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन, सूजिश। अच्छा बच्चों, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है और सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है, और इस ऑपरेशन को हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडेक्टोमी। अच्छा बच्चों, खुराक इलियोकोरिक स्फिंक्टर के जरिए हमारे पास सीकम के अंदर आ गई। सीकम से ये होती हुई कॉलन के अंदर जाएगी, कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन और फिर डिसेंडिंग कॉलन। डिसेंडिंग कॉलन के अंदर मोस्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट होती है। किसके अंदर? डिसेंडिंग कॉलन के अंदर मोस्ट अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट होती है। इसके अंदर ज्यादातर अब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद खुराक सिग्मोइड कॉलन में आएगी। सिग्मोइड कॉलन तक पेरिस्टालसिस एंड हो जाती है। अगर वो आपसे पूछे पेरिस्टालसिस कहां एंड होती है, तो पेरिस्टालसिस सिग्मोइड कॉलन पे जाके एंड हो जाती है, यानी कि रेक्टम के अंदर कोई पेरिस्टालसिस नहीं होगी। अच्छा, रेक्टम के अंदर कोई पेरिस्टालसिस नहीं होगी, सिग्मोइड कॉलन तक पेरिस्टालसिस खत्म होगी। अच्छा बच्चों, अब जो हमारे पास मटेरियल बाकी बचा जिसके अंदर कोई यूजफुल चीज नहीं है, उसको हम फीसिस या फीसल मटेरियल कहते हैं, जो कि क्या है? हमारे पास फाजल मादा है जिसको हमने जिस्म से खारिज करना है। अच्छा बच्चों, जिस्म से खारिज करने के लिए एनस का इस्तेमाल किया जाता है। एनस क्या है? एनस बच्चों एक होल है, सुराख है, जिसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं। जो आउटर स्फिंक्टर होगा यानी कि बाहर वाला जो स्फिंक्टर होगा वो स्केलेटल मसल्स का बना होगा और वो हमारे कंट्रोल में होगा। जो इनर स्फिंक्टर होगा वो स्मूथ मसल्स का बना होगा, यानी कि वो इनवॉलंटरी होगा या हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। डिसेंडिंग कॉलन के अंदर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और इलेक्ट्रोलाइट होगी। इसके अलावा अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी डिसेंडिंग कॉलन के अंदर ही होगी। विटामिन कहां से आए? विटामिन बेसिकली कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एनएरोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, जो कॉलन के अंदर रहते हैं। कॉलन के अंदर रहते हैं कुछ एनएरोबिक फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कॉलन के अंदर रहते हैं, मसलन एस्केरिशिया कोलाई, ई कोलाई भी कॉलन के अंदर रहता है और प्रोड्यूस क्या करता है? विटामिन प्रोड्यूस करता है। इन विटामिन में विटामिन के और बायोटिन अहम है, जो एस्केरिशिया कोलाई प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एस्केरिशिया कोलाई इधर क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन, इसलिए यहां से विटामिन की भी अब्जॉर्प्शन हो जाती है। अब हमारे पास जो फिशियल मटेरियल बचा उसके अंदर क्या क्या है? उसके अंदर फाइबर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, बाइल पिगमेंट्स हैं। अगर वो आपसे पूछे कि फीसिस का जो कलर है, फीसिस का जो स्पेसिफिक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आपने कहना कि बाइल पिगमेंट्स की वजह से फीसिस का स्पेसिफिक कलर होता है। किसकी वजह से फीसिस का स्पेसिफिक कलर होता है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से। कलर ऑफ फीसिस इज ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स।
इसके अलावा स्लफ्ड आउट म्यूकोसल सेल्स भी होते हैं और वाटर भी होता है। म्यूकोसल सेल्स लार्ज इंटेस्टाइन से उतरे हुए होते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सारा म्यूकस होता है, म्यूकस जो म्यूकोसल सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। जो म्यूकोसल सेल्स स्लफ्ड ऑफ हो जाएंगे, उतर जाएंगे, वो भी फीसिस के अंदर आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, ये था हमारे पास फीसिस, क्योंकि अब ये फीसिस स्टोर होंगे रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर क्या होंगे? स्टोर होंगे रेक्टम के अंदर। अब ये रेक्टम के अंदर आ गए, रेक्टम के अंदर स्टोर होंगे। स्टोर होने से क्या होगा? स्टोर हो बच्चों यहां पर एक डेफिकेशन रिफ्लेक्स अराइज होगा। डेफिकेशन रिफ्लेक्स ये भी पेरिस्टालसिस की तरह एक लहरदार हरकत होगी जो इधर अराइज होगा। और क्या होगा? फूड जो हमारे पास फीसिस जो थे, जो रेक्टम में स्टोर थे, वो एनस के जरिए बाहर निकल जाएंगे। अडल्ट्स के अंदर एनस के जरिए जो फीसिस का खरूज होता है वो कंट्रोल में होता है, मगर जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके कंट्रोल में ये नहीं होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते वो इसको कंट्रोल में करना सीख जाते हैं। इसके अलावा डिसेंडिंग कॉलन अगर मोर अब्जॉर्प्शन करे, यानी कि पानी की ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगी खुराक में, तो इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जो फीसिस होंगे वो हार्ड होंगे। और अगर लेस अब्जॉर्प्शन हो जाए तो किसकी? वाटर की। किसके अंदर से? फीसिस के अंदर से। तो क्या होगा? डायरिया हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा पानी या इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो बॉडी से ऐसे ही निकल जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर और डाइजेशन का चैप्टर यहाँ पर समराइज हो गया। नेक्स्ट टाइम हम रेस्पिरेशन के चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।